तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जिसमें हमें हस्तर के बारे में बताया जाता है, पूर्ति की देवी जो अनंत सोना और खजाने की देवी है और ये पृथ्वी उनकी कोख है। इसी कोख से देवी ने करोड़ों देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन इन सब में देवी का सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम हस्तर था। देवी हस्तर से बहुत प्यार करती थी। हस्तर देवी का सोना और सारा अनाज ले लेना चाहता था। उसने सोना तो ले लिया, पर जब अनाज पाने की कोशिश करी तो बाकी देवी देवताओं ने हस्तर पर अटैक कर दिया और उसे मारने की कोशिश करी। पर मारने से पहले देवी ने उसको एक शर्त पर बचा लिया। ये शर्त थी कि हस्तर को कोई भी नहीं पूजेगा, और देवी ने हस्तर को अपनी कोख में छुपा लिया। अब कुछ सालों बाद पुणे के पास एक छोटे से गांव में लोगों ने हस्तर को पूजना स्टार्ट कर दिया। उस गांव का नाम तुम्बाड़ था। अब मूवी का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका टाइम 1918 था। इस सीन में हमें दो बच्चे जिनका नाम सदाशिव और विनायक है दिखाए जाते हैं। इनकी एक माँ भी होती है जो कि सरकार नाम के लैंडलॉर्ड के घर में काम करती थी। ये वही लैंडलॉर्ड का घर था जिन्होंने हस्तर का मंदिर बनवाया था और उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों बच्चों की दादी भी उनके साथ रहती थी, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, और ये दादी एक तरह की चुड़ैल या पजेस लगती है। ये ऐसी क्यों लग रही है, इस सवाल का जवाब आपको आगे चल के पता चलेगा। इसी बीच सरकार नाम के उस लैंडलॉर्ड की मौत हो जाती है। अब जबकि लैंडलॉर्ड नहीं रहा, वो लोग तुम्बाड़ छोड़ के पुणे में शिफ्ट होने का सोचते हैं, लेकिन उस औरत के दोनों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा ग्रीडी होता है। वो अपनी माँ को बोलता है कि अब जब सरकार नहीं रहा तो वो वाड़ा और वो खजाना हमारा हुआ, पर उसकी माँ कोई खजाना नहीं है ऐसा बोल के उसको डिनाई कर देती है। अब यहाँ एक इंसिडेंट होता है जिसमें दोनों बेटों में से सबसे छोटे बेटे के सर पर चोट लग जाती है। उसे वैद्य के पास ले जाने के लिए उसकी माँ उसको लेके एक बैलगाड़ी में निकल जाती है और अपने बड़े बेटे यानी कि विनायक को अपनी दादी को खाना देने के लिए बोलती है, और बोलती है कि अगर दादी अजीब बर्ताव करने लगे तो जोर से बोलना, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। इससे दादी सो जाएगी। अब जब विनायक अपनी दादी को खाना देने जाता है तब दादी विनायक के लालच को समझकर खजाने का कह के उसे अपने पास बुलाती है। जैसे ही विनायक वहां जाता है तभी दादी उसे जोर से खींच लेती है और उसके पैरों में जंजीर बांधकर अपनी तरफ खींचने लगती है। इसी सीन में हमें दादी दिखाई जाती है जो कि किसी तरह के श्राप से शापित थी। उसका फेस बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था, और यहाँ वो विनायक को ही खाने की बात भी करने लगती है। अब तक विनायक वो लाइन भूल गया था जो उसकी माँ ने उसे दादी को सुलाने के लिए बताई थी। वो वहां से भागने की कोशिश करता है और बहुत याद करने पर फाइनली उसे वो लाइन याद आ जाती है। तब वो जोर से बोलता है कि सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा, और ये लाइन सुनते ही वो दादी सो जाती है। उधर दूसरी तरफ विनायक का भाई सदाशिव वैद्य के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही अपनी जान गंवा देता है। अब उन दोनों बच्चों की माँ इस डेथ के बाद अब तुम्बाड़ में रहना नहीं चाहती और अपने बेटे विनायक को लेके तुम्बाड़ गांव छोड़ के पुणे चली जाती है, और यहाँ वो अपने बेटे से कसम भी लेती है कि वो कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। अब मूवी का चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जहाँ 15 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विनायक बहुत बड़ा हो जाता है और वो तुम्बाड़ वापस आ जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि विनायक की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब विनायक अपने पुराने घर में अपनी दादी को ढूंढने जाता है। वहाँ उस खंडर घर में बहुत ढूंढने के बाद उसे दादी का इंसानी दिल दिखता है जो अभी भी धड़क रहा होता है। उसी दादी के पेट से एक बड़ा विशाल वृक्ष बाहर निकल रहा होता है, और आगे ढूंढने पर विनायक को उसकी दादी का फेस भी मिल जाता है, और वो दादी से खजाने के बारे में पूछता है। पहले तो दादी मना करती है, पर बाद में दादी उसको खजाने का राज बता देती है और बदले में अपनी बॉडी जला के उसको मुक्त करने की मांग करती है। यहाँ हमें हस्तर की श्राप के बारे में पता चलता है कि ये श्राप जिसको भी लग जाता है वो मर नहीं सकता जब तक कि उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला न दिया जाए। खजाने का राज पता चलने के बाद विनायक अपनी दादी को जला देता है और उसे मुक्त कर देता है। अब वो उस वाड़े में फिर से वापस जाता है और वहाँ खजाने को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे वो खजाना मिल जाता है। अब वो पुणे वापस आता है और अपनी बीवी से मिलता है, जो पहले तो उसका हुलिया देख के उसे पहचानने से मना कर देती है,
लेकिन बाद में पहचान लेती है। अब अपना हुलिया ठीक करके विनायक अपने मुनीम के पास जाता है और अपना पुराना कर्ज उतार देता है, और तब वो अपने पास रखे सोने की एक मुद्रा मुनीम को दिखाता है और बाकी के पैसे उसे लेता है और मुनीम से बोलता है कि ऐसी और भी मुद्राएं हैं जो उसको बेचनी है। पहले तो मुनीम इस बात पे शक करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ विनायक हमेशा उस वाड़े में जाता है और बहुत सारी सोने की मुद्राएं लाने लगता है और धीरे धीरे काफी अमीर होने लगता है। ये सब मुनीम देखता रहता है और उसका शक बढ़ता जाता है। उस मुनीम का एक अंग्रेज ऑफिसर दोस्त था। वो ऑफिसर एक जमीन बेचना चाहता था, जिसे वो मुनीम को खरीदने को कहता है और ये भी बोलता है कि उसका 1 महीने में तबादला होने वाला है, तो जल्दी से वो जमीन खरीद ले। तब वो विनायक को उस सोने के धंधे में पार्टनर बनाने की बात करता है, लेकिन विनायक मना कर देता है। अब पैसे की लालच में मुनीम उस तुम्बाड़ के खजाने को पाना चाहता था और वो एक विधवा औरत खरीद कर लाता है जो विनायक को बेच देता है। अब विनायक विधवा औरत के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मुनीम तुम्बाड़ पहुंच गए खजानों को ढूंढने की कोशिश करता है। तब विनायक को पता चलता है कि ये मुनीम की चाल थी और उसने जानबूझकर उस विधवा औरत को विनायक को सिड्यूस करने के लिए बोला था, जिससे वो तुम्बाड़ जाके सोना ढूंढ सके। ये पता चलने पर विनायक तभी के तभी जानबूझकर तुम्बाड़ चला जाता है और मुनीम को देख लेता है, पर वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसने मुनीम को देखा ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ मुनीम विनायक को देख रहा होता है। ये जानने के बाद भी विनायक जानबूझ के एक दरवाजे से किसी गुफा काइंड में एंटर करता है और सोना निकाल के लाता है। वहीं दूर बैठा मुनीम ये सब देख रहा होता है। अब विनायक के बाहर निकलने के बाद मुनीम भी उसी गुफा काइंड में एंटर करता है। अब गुफा के अंदर मुनीम देखता है जैसे उसने किसी के शरीर में एंटर किया हो, क्योंकि यहाँ दीवार एकदम लाल थी जैसे किसी का पेट या कोंख हो, और ये दीवारें हिल भी रही थी जैसे कि किसी की सांस चल रही हो। यहीं उसको एक टिफिन दिखता है जो थोड़ी देर पहले विनायक लेके आया था। उस टिफिन को खोलने के बाद मुनीम उसमें देखता है कि एक आटे की गुड़िया थी। टिफिन खोलते ही एक अजीब सी क्रीपी दिखने वाली आकृति वहां आती है जो मुनीम को उठा ले जाती है। तभी विनायक भी गुफा में वापस आता है। अब विनायक के हाथ में एक आटे की गुड़िया थी। वो हस्तर को आवाज देता है और आटे की गुड़िया दे के उसका ध्यान बांट देता है और उसके पोटली में रखी सोने की मुद्राएं निकाल लेता है। अब थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि हस्तर को श्राप मिला था कि वो अपनी माँ की यानी कि पूर्ति की देवी के कोख में ही रहेगा, और ये कोई और जगह नहीं थी, ये पूर्ति की देवी की कोख थी। और याद कीजिए, हस्तर के श्राप में उसे अनाज को छूने के लिए भी मना था। तो यहाँ विनायक जब आटे की गुड़िया बना के फेंकता है, तब वो पहले सूखे आटे से एक राउंड बना लेता है और अनाज को ना छूने का श्राप मिलने की वजह से उस सूखे आटे के राउंड को हस्तर पार नहीं कर पाता। यानी कि ये अनाज हस्तर के लिए श्राप भी था और इसी हस्तर को आटे यानी कि अनाज की भूख भी थी। अब यहाँ एक बात और कि हस्तर जिसको भी छू लेता है वो इंसान भी श्रापित हो जाता है और अमर भी। ऐसा ही श्राप विनायक की दादी को भी लगा था, जो इतने सालों तक जिंदा तो थी पर अजीब से रूप में। इसी वजह से उसका शरीर तो खत्म हो जाता है, पर तब भी वो जिंदा थी जब तक उसको विनायक ने जला नहीं दिया था। वो भी कभी आके हस्तर से सोना चुराती थी और किसी दिन हस्तर ने उसको छू लिया होगा। अब वैसे ही श्राप हस्तर के छूने से मुनीम को भी लग जाता है और वो भी दादी की तरह बन जाता है। अब विनायक से मुनीम की तकलीफ देखी नहीं जाती तो उसको जला देता है और कोंक यानी कि गुफा से बाहर आ जाता है। और यहाँ खत्म होता है चैप्टर 2। अब चैप्टर 3 में हमें 14 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाता है। अब तक विनायक बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और पैसा आ जाने के कारण विनायक की अय्याशियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब का उसको एडिक्शन हो गया था। अब तक विनायक के 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें एक लड़का और 2 लड़कियां थी। विनायक की अब तक काफी उम्र हो चुकी थी और ना ही वो अब पहले की तरह कुएं से सोना ला पा रहा था। अब अपनी बूढ़ी उम्र का ख्याल रखते हुए वो अपनी कला अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है और उसे रस्सी पे चढ़ने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन उसका बेटा एक पैर से अपाहिज होने की वजह से उतना फुर्तीला नहीं था। अब कुछ ट्रेनिंग के बाद विनायक अपने बेटे को वाड़े पर ले जाता है ताकि वो उसको रियलिटी दिखा सके। अब कुएं के अंदर घुसने से पहले विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और वो उसको ये भी बोलता है कि आज हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, तो आटे की गुड़िया आज अंदर नहीं ले जानी।
ऐसा बोल के वो दोनों गुफा में उतर जाते हैं। अब जब विनायक अपने बेटे को समझा ही रहा होता है तभी उसका बेटा शरारत में आटे की गुड़िया अंदर ले आता है और हस्तर वहां आ जाता है। अब जैसे तैसे विनायक अपने बेटे को हस्तर से बचाता है और वो आटे की गुड़िया हस्तर के खाने के लिए दे देता है। तभी विनायक का बेटा हस्तर की पोटली खोलकर वहां से सोने के कुछ सिक्के निकाल लेता है। अब जैसे तैसे जान बचाकर बाप और बेटा दोनों बाहर आते हैं। तभी आटे की गुड़िया अंदर ले जाने को मना करने पर भी उसका बेटा ले जाता है। इसी बात पर विनायक अपने बेटे को बहुत मारता है। अब विनायक के साथ ही उसके लड़की की भी अय्याशियां बढ़ जाती है। अब वो भी नशे करने लगता है और प्रोस्टिट्यूशन के साथ रंगरलियां मनाने लगता है। अब अगले सीन में हमें यह पता चलता है कि तुम्बाड़ का वाड़ा भारत के आज़ाद होने के बाद अब भारत सरकार के कब्जे में चला जाता है और भारत सरकार के कर्मचारी हफ्ते भर में उस वाड़े को लॉक करने वाले थे। अब इस बात को सुन के विनायक बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। आगे वो अपने बेटे को ये सब बताता है। तभी उसका बेटा उसको एक आइडिया देता है जिससे वो कम टाइम में बहुत सारा खजाना निकाल सके। तो आइडिया कुछ इस तरह से होता है कि क्यों ना हस्तर की पोटली ही चुरा ली जाए, जिससे वो सोना निकालता है। और पोटली चुराने के लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होगा, इसलिए वो आटे की एक नहीं बल्कि बहुत सारी गुड़िया ले जाएंगे, जिसके खाने में हस्तर बिजी रहेगा और वो पोटली चुरा लेंगे। अब लालच में डूबे बाप यानी विनायक को भी अपने बेटे का ये आइडिया अच्छा लगता है। अब दोनों अगले सीन में वाड़े में पहुंच जाते हैं। ये दोनों बाप बेटे इस बार एक नहीं बल्कि बहुत सारी आटे की गुड़िया साथ ले जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जब वो एक गुड़िया बाहर निकालते हैं तब एक हस्तर बाहर आ जाता है, लेकिन जब वो बाकी की गुड़िया बाहर निकालते हैं तब बहुत सारे हस्तर वहां आ जाते हैं। मतलब एक गुड़िया के लिए एक हस्तर वहां आ जाता है। अब तक बाप और बेटे दोनों समझ जाते हैं कि उनका प्लान पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है। अब यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। ये जानने के बाद विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सारी आटे की डॉल्स अपने शरीर पे बांध लेता है और रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है। अब सारे हस्तर विनायक का पीछा करने लगते हैं और उसी समय विनायक के बेटे को बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है। अब विनायक और उसका बेटा दोनों बाहर निकल जाते हैं। विनायक जब बाहर निकलता है तब हम देखते हैं कि एंट्रेंस पर इन्होंने आटे का एक घेरा बना रखा था और इसी कारण सारे हस्तर उस आटे की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते और वो सब वहीं मर जाते हैं। अब विनायक का बेटा बाहर आके देखता है कि उसके पिता को श्राप लग गया था, जैसा कि दादी और मुंशी को हस्तर के छूने से लग गया था। अब जब विनायक जान लेता है कि अब उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है तो श्राप के साथ जीने के अलावा वो मरने की ठान लेता है और वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बॉडी को जला दे। विनायक का बेटा उसके पिता की रिक्वेस्ट पे उसकी बॉडी को जला देता है और मूवी की कहानी यहीं खत्म होती है।